वो जानवर आज़ाद हो चुका है। केशव जी की आवाज़ सुनकर वो दोनों हवलदार कहते हैं, लेकिन वो जानवर कैसे और कब आज़ाद हो गया? हम तो हमेशा यहीं रहकर निगरानी करते थे। उसका यहाँ से निकलना संभव ही नहीं था, और अगर वो निकला तो कब निकला, जो हमें पता भी नहीं लगा। हवलदार की बात पे केशव जी बोलते हैं, वो जानवर बहुत ही ज़्यादा होशियार तो है ही, लेकिन किसी और ने भी उसकी मदद करी है यहाँ से निकलने में, क्योंकि जो ताबूत पर ताबीज़ बंधे हुए थे, उन ताबीज़ को कोई बुरी शक्ति हाथ भी नहीं लगा सकती। केशव जी की बात का जवाब देते हुए विजय कहता है, केशव जी, ये ज़रूरी नहीं है वो जानवर यहाँ से कब निकला, कैसे निकला, बल्कि ज़रूरी ये है कि उस जानवर को अब कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि उसने कुल्फी गांव में मौत का मचा रखा है। विजय की बात सुनकर केशव जी परेशान होते हुए कहते हैं, विजय, पहले जब उस जानवर को देखा गया था तो पिताजी ने उस जानवर को कैद करवा दिया था, लेकिन अब पिताजी भी नहीं रहे। विजय, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं दिला सकता कि मैं उस जानवर को रोक सकता हूँ या नहीं। ये अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विजय के पास एक कॉल आती है। विजय देखता है तो कॉल भीमा की थी। विजय फट से कॉल उठाता है। कॉल उठाते ही आवाज़ आती है, नमस्ते साहब, राहुल मिल गया है। ये हमारे ही गांव में छुपा बैठा था। साहब, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप जल्दी से यहीं पर आ जाओ, क्योंकि ये राहुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और थाने में जाने से भी इसे डर लग रहा है। बोल रहा है यहाँ से बाहर निकलते ही वो जानवर इसे मार देगा। भीमा एक सांस में ही सब कुछ बोल देता है। भीमा की बात सुनकर विजय कहता है, ठीक है, मैं बस अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम मुझे बस लोकेशन भेज दो। ठीक है साहब। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते ही विजय केशव जी की तरफ देखता है और उनसे विदा लेते हुए कहता है, ठीक है केशव जी, अब मुझे चलना होगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि क्या पता कब वो जानवर फिर किसी और की जान ले ले। विजय की बात पे केशव जी कहते हैं, विजय, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हो सकता है वहाँ तुम्हें मेरी कुछ ज़रूरत पड़ जाए उस जानवर को रोकने में। नहीं केशव जी, वहाँ पर बहुत खतरा है, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। केशव जी बोलते हैं, विजय, मेरा काम है लोगों की सेवा करना, और उस जानवर से लोगों की जान को खतरा है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है उस जानवर को रोकने में आपकी मदद करना। केशव जी की जिद पर विजय उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। फिर विजय और केशव जी जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो केशव जी विजय से कहते हैं, पहले गाड़ी मेरे घर की तरफ ले चलो, मुझे घर से कुछ सामान लेना है, जिससे उस जानवर को रोकने में हमारी थोड़ी मदद हो जाए। केशव जी की बात सुनकर विजय गाड़ी को पहले उनके घर की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही देर में वो केशव जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। केशव जी गाड़ी से उतरते हैं और घर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद केशव जी बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक चांदी का त्रिशूल, भभूत और गंगा जल था। वो सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और खुद भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके गाड़ी में बैठते ही विजय गाड़ी को भीमा की भेजी हुई लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है, और कुछ 35 मिनट बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां जाकर लोकेशन एंड हो जाती है। विजय और केशव जी गाड़ी से उतरते हैं। उनके सामने एक बड़ा खंडर नुमा घर था। उस घर के आसपास कोई और घर भी नहीं था। बिल्कुल सुनसान इलाके में था वो घर। विजय उस घर की तरफ देखकर बोलता है, भीमा ने जो लोकेशन भेजी है वो तो यहीं पर आकर ख़त्म हो रही है, लेकिन इस खंडर को देखकर तो नहीं लग रहा कि कोई इसके अंदर भी रहता होगा। इतना बोलते बोलते ही विजय अपनी जेब से मोबाइल निकालकर भीमा को कॉल लगा देता है। 2-3 रिंग के बाद
भीमा कॉल उठाता है। विजय बोलता है, भीमा, मैं तुम्हारी भेजी हुई लोकेशन पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बस एक खंडरनुमा मकान है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। विजय इतना कहता है कि उस तरफ से भीमा की आवाज़ आती है, हाँ साहब, उस खंडर में ही अंदर आ जाओ। अंदर आते ही तुम्हें सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाओ। भीमा की आवाज़ सुनकर विजय एक बार केशव जी की तरफ देखता है और उनके साथ उस खंडरनुमा मकान में चला जाता है। अंदर जाते ही जैसे भीमा ने बताया था, वहाँ पर सीढ़ियाँ थीं। विजय और केशव जी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं और जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाज़ा लगा हुआ था और वो दरवाज़ा पूरी तरह से चांदी का बना हुआ था। चांदी का दरवाज़ा और इतने सारे ताबीज़ देख केशव जी बोलते हैं, जो भी इस घर में रहता है उसे अच्छी तरह से पता है कि उस जानवर को खुद से दूर कैसे रखना है। विजय और केशव वहीं गेट पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और भीमा बाहर निकल कर कहता है, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आइए ना, मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप यहाँ बातों में लगे हुए हो। बोलते बोलते ही भीमा की नज़र केशव जी पर जाती है। वैसे तो भीमा केशव जी को नहीं जानता था, लेकिन उनका पहनावा देखकर भीमा समझ जाता है कि ये कोई पंडित जी हैं और इतना समझ में आते ही भीमा उनको नमस्ते करते हुए कहता है, नमस्ते पंडित जी। भीमा के नमस्ते के जवाब में केशव जी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देते हैं। फिर भीमा विजय और केशव जी को अंदर आने का इशारा करता है। उसका इशारा देखकर वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। बाहर से खंडर दिखने वाले उस घर के कमरे में जब वो लोग जाते हैं तो अंदर जाते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि पूरे कमरे में हर तरफ चांदी ही चांदी थी। देखने में लग रहा था जैसे पूरा कमरा चांदी से ही बना हो। दीवार पर चांदी इस तरह से लगी हुई थी जैसे चांदी की ही दीवार हो। विजय और केशव जी उस चांदी के कमरे को देखते ही रह जाते हैं कि तभी उन्हें एक तेज और घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी से गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, वो आ जाएगा, वरना गेट बंद कर दो। उस आवाज़ को सुनकर विजय और केशव जी दोनों उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से आवाज़ आई थी। उस कमरे के कोने में एक डरा सहमा आदमी बैठा है जिसने अपना मुंह घुटनों में छुपा रखा था, और उसी के पास खड़ा था रवि, जिसने इस आदमी को ढूंढने में भीमा की मदद करी थी। रवि विजय की तरफ देखते हुए कहता है, विजय सर, आपको इस आदमी यानी राहुल की तलाश थी ना? मैंने इसको ढूंढने में भीमा की मदद करी। अब मेरा काम ख़त्म हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। रवि की बात को सुनकर विजय अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है रवि, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, थैंक यू। अरे सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये तो मेरा काम है। इतना बोलकर रवि केशव जी की तरफ देखकर नमस्ते करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर विजय राहुल की तरफ देखकर इशारा करते हुए भीमा से कहता है, हाँ तो भीमा बताओ, कुछ बोला इस राहुल ने? भीमा विजय की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं साहब, मैंने इसका मुंह खुलवाने की कोशिश तो करी, लेकिन ये तो हर सवाल पर बस एक ही जवाब देता है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। भीमा की बात सुनकर विजय राहुल के पास जाता है, जो डरा सहमा बैठा हुआ था। विजय उसके पास बैठते हुए कहता है, राहुल, मेरी बात सुनो, हम तुम्हें उस जानवर से बचा सकते हैं अगर तुम हमें पूरी बात बता दो। विजय की बात सुनकर भी राहुल उसे अनसुना कर देता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और वो वैसे ही घुटनों में सर दबाए बैठा रहता है। विजय थोड़ी देर उससे बड़े ही प्यार से बात करता है, राहुल, एक बार हमसे बात तो करो, हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। राहुल, अगर तुम हमारी मदद करोगे
तो हम उस जानवर को हराने में कामयाब हो सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी जब राहुल कोई जवाब नहीं देता है तो विजय राहुल को गुस्से में झंझोड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, राहुल ऊपर देखो, बात करो मेरे से। विजय के झंझोड़ने की वजह से राहुल डर जाता है और अपने घुटनों से सर निकाल कर रोते हुए कहता है, वो मुझे मार डालेगा, उसने सबको मार दिया, वो हमें भी मार डालेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो सबको मार देगा। इतना बोलकर राहुल जोर जोर से रोने लगता है। जब विजय राहुल का चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि राहुल ने बहुत टाइम से ना तो कुछ खाया है और ना ही ये सोया है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे काले गड्ढे पड़ चुके थे, उसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। उसे देखकर तो लग रहा था कि अगर ये यहाँ कुछ और दिन रुका तो भूख प्यास से खुद ही मर जाएगा। राहुल को रोता देख केशव जी को राहुल की हालत पर तरस आता है और वो भी राहुल के पास आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो उसके पास बैठकर उसका चेहरा गौर से देखते हैं तो उनका तरस गुस्से में बदल जाता है और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, राहुल, विजय तुम इस राहुल की बात कर रहे थे, ये तो मेरे भाई का खूनी है। केशव जी की आवाज़ पर राहुल उनकी तरफ देखता है और उन्हें देखते ही उसे ना जाने क्या हो जाता है। वो अपने ही जगह से खड़ा होता है और केशव जी के पैरों में लेटकर रोने लगता है और रोते हुए ही कहता है, हमें बचा लो केशव भैया, एक आप ही हो जो हमें बचा सकते हो। उसे रोता गिड़गिड़ाता देखकर भी केशव जी को उनके ऊपर तरस नहीं आता है और वो राहुल से दूर होते हुए कहते हैं, दूर हो जाओ हमसे खूनी, हमारे पास आकर हमें भी अपवित्र मत करो। राहुल, तुम्हें क्या लगता था तुम किसी को मार कर खुश रह पाओगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। भगवान सब देखता है, वो सबको सबकी कर्मों की सजा इसी दुनिया में देता है। वो जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पापों की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। जिसे तुम जानवर बोल रहे हो ना, ये कोई जानवर नहीं है बल्कि ये भगवान का ही रूप है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे रहा है। केशव जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर राहुल रोते हुए कहता है, हमने नहीं मारा हर्षित को, हमें बचा लो, हमें बचा लो केशव भैया, वो जानवर हमें मार डालेगा।